दोस्तों आज मैं तुम्हें बताऊंगा एक ऐसी मूवी की कहानी जिसे सुनने के बाद तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से हिल जाएगा। दोस्तों अगर तुम साइंस फिक्शन मूवी देखना चाहते हो और ये तुम्हें पसंद है तो इस मूवी की कहानी तुम्हें सुनना बहुत ही ज़रूरी है। इस मूवी में बहुत सारी थ्योरीज के बारे में बताया गया है, जैसे ब्लैक होल, ग्रेविटी वगैरह और भी बहुत सारी। ये तुम्हें डेफिनेटली ही सुननी चाहिए। इस मूवी का मेन किरदार है कूपर, जो कि पहले नासा में पायलट हुआ करता था। अब लेकिन वो मक्के की खेती करता है। उसके दो बच्चे होते हैं। उसके एक लड़के का नाम होता है टॉम और लड़की का नाम होता है मर्व। कूपर की बेटी मर्व के कमरे में एक किताबों की सेल होती है, जिससे बहुत सारी किताबें अपने आप ही गिरती रहती हैं, मानो कि कोई उन किताबों के जरिए कोई संकेत दे रहा हो। पर लेकिन उसकी बेटी बोलती है कि शायद इस कमरे में कोई भूत है। पर लेकिन कूपर बोलता है कि तुम्हें इन कमरे में जो कुछ भी अजीबोगरीब दिखे तुम उसे तुरंत ही रिकॉर्ड कर लिया करो। जिस इलाके में कूपर रहता है उस इलाके में अक्सर धूल की आंधियाँ आती रहती हैं, लेकिन एक बार मॉफ के कमरे की खिड़की खुली रह जाती है, जिससे उसके कमरे में बहुत सारी धूल इकट्ठी हो जाती है। लेकिन जब कूपर देखता है तो वहाँ पर कुछ खास तरह के पैटर्न्स बने होते हैं, तो कूपर समझ जाता है कि ये कोई भूत नहीं है, ये तो कोई कोड है जो ग्रेविटी के जरिए हमें बता रहा है। यहाँ पर स्ट्रिंग थ्योरी का प्रयोग किया गया है, जो कि कहती है कि किसी दूसरे डायमेंशंस में रहने वाले लोग किसी और दूसरे डायमेंशन में कम्युनिकेट करने के लिए ग्रेविटी का यूज़ करते हैं, क्योंकि ग्रेविटी एक ऐसी चीज़ है जो कि दूसरे डायमेंशंस में कम्युनिकेट कर सकती है। लेकिन जब कूपर उस कोड को डिकोड करता है तो उसे पता चलता है कि ये तो एक बाइनरी कोड है। तो उस कोड में वो देखता है कि उसमें एक कोऑर्डिनेट जगह छुपी हुई है, तो वो उस जगह का पता लगाता है और वहाँ पर जाता है। तो वहाँ पर जाकर देखता है कि वहाँ पर नासा के साइंटिस्ट जो होते हैं एक ख़ास तरह के मिशन पर काम कर रहे होते हैं। वहाँ पर कूपर की मुलाकात अपने पुराने प्रोफेसर डॉक्टर ब्रेंट से होती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि पृथ्वी अब मानवों के रहने लायक नहीं बची है और यहाँ पर धीरे धीरे सभी पौधे नष्ट हो रहे हैं। कूपर बोलता है कि तो मानव जाति को बचाने के लिए नासा के साइंटिस्टों ने कोई उपाय सोचा है या नहीं। तो डॉक्टर ब्रेंट बताते हैं कि इस पृथ्वी पर तो रहना नामुमकिन है, हमें कोई दूसरा ग्रह ढूंढना होगा, लेकिन बाकी ग्रह बहुत ही ज़्यादा दूर हैं, तो इसीलिए हम उन पर नहीं जा सकते। पर कोई और सभ्यता है जो मानव जाति की मदद करना चाहती है। उसने 48 साल पहले सैटर्न ग्रह के पास एक वॉर्म होल खोल दिया है, जिससे हम जाकर किसी दूसरे अपने रहने लायक ग्रह की खोज कर सकते हैं। इसी के आगे डॉक्टर ब्रेंट बताते हैं कि वो करीब 12 एस्ट्रोनॉट्स को उस वॉर्म होल के अंदर भेज चुके हैं, ताकि वो कोई एक हमारे रहने लायक ग्रह ढूंढ सकें जो हमारे रहने लायक हो और हमारे नज़दीक भी हो। वो सभी एस्ट्रोनॉट्स अपने साथ एक बीकन ले गए हैं। उनसे कांटेक्ट करने का सिर्फ एक ही ज़रिया है। अगर उन्हें कोई हैबिटेबल प्लेनेट दिखता है तो वो वहाँ जाकर उस बीकन को ऑन करेंगे, तो नासा वाले लोगों को पता चल जाएगा कि वो प्लेनेट हैबिटेबल है और वहाँ पर वो आगे अपनी मिशंस भेज पाएंगे। इसी के आगे डॉक्टर ब्रेंट बताते हैं कि हमें कई सालों से 3 ग्रहों से सिग्नल मिल रहे हैं जो कि गारगेंटुआ नाम के ब्लैक होल के नज़दीक हैं, और इसी चीज़ पर काम करने के लिए एक मिशन चल रहा है जिसका नाम है एंड्योरेंस। इस मिशन का काम है कि उन तीनों प्लेनेट पर जाया जाए और देखा जाए कि कौन सा प्लेनेट पूरी तरह हैबिटेबल है इंसानों के लिए। डॉक्टर ब्रेंट बताते हैं कि अगर ऐसा ग्रह मिल जाता है तो मानव जाति को बचाने के लिए उनके पास 2 प्लान हैं। डॉक्टर ब्रेंट बोलते हैं कि मैं ग्रेविटी की एक एडवांस इक्वेशन पर काम कर रहा हूँ, जो कि अगर सॉल्व हो जाती है तो मैं पूरी पृथ्वी की मानव जाति को एक बड़े से स्पेस स्टेशन में ले जाकर स्पेस में शिफ्ट कर दूंगा, जिससे पूरी मानव जाति बच जाएगी। ये जो होता है ये प्लान ए होता है। पर लेकिन अगर डॉक्टर ब्रेंट ग्रेविटी की इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो प्लान बी को लागू किया जाएगा, जिसके मुताबिक कूपर उन 3 ग्रहों पर लाइफ ढूंढने के लिए जा रहा है। वहाँ पर वो अपने साथ मानवों के कई सारी प्रजातियों के फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो लेकर जाएगा, जहाँ पर जाने के बाद वो फर्स्ट स्टेज के एम्ब्रियोज को रेज करेंगे और फर्स्ट स्टेज वाले सेकंड स्टेज वालों को, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा और वहाँ पर मानव जाति पनपने लगेगी। कूपर जो होता है नासा का पुराना एक पायलट होता है
और डॉक्टर ब्रैंड उससे बोलते हैं कि ये इस मिशन की कमान वो संभाले। इसके लिए कूपर तैयार भी हो जाता है, पर लेकिन पृथ्वी को छोड़कर उसे जाना पड़ेगा। इस बात से उसकी बेटी नाराज हो जाती है, पर लेकिन कूपर जो होता है वो अपने मिशन के लिए निकल जाता है। गेंडुआ नाम के ब्लैक होल के पास पहुंच जाता है। उसी ब्लैक होल के पास वो 3 प्लेनेट होते हैं जिनसे उन्हें सिग्नल मिल रहा था। दोस्तों, अगर मैं ब्लैक होल के बारे में बता दूं कि ब्लैक होल की बहुत ही ज़्यादा ग्रेविटी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर टाइम बहुत ही स्लो हो जाता है। मान लेते हैं कि स्पेस में 2 प्लेनेट हैं, एक ब्लैक होल के पास है और एक ब्लैक होल से बहुत ही ज़्यादा दूर। अगर आप एक ब्लैक होल के पास जो प्लेनेट है उसके पास 1 घंटा बिताते हैं, तो जो ब्लैक होल से जो दूर ग्रह है उस पर कई सालों बीत चुके होंगे, क्योंकि जो ब्लैक होल के पास ग्रह है उस पर टाइम बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है। तो चलिए अब हम अपनी मूवी पर वापस आते हैं। एंड्योरेंस ग्रुप जो होता है वो सबसे पहले डिसाइड करता है ऐसे ग्रह पर जाने की जो ब्लैक होल के सबसे पास होता है। वहीं पर उन्हें पता चलता है कि इस ग्रह का 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर है। अगर वो वहाँ पर 1 घंटा बिताते हैं तो पृथ्वी पर 7 साल बीत जाएंगे। पर लेकिन कूपर को अपने घर वापस जाकर अपने बच्चों को सही सलामत देखना है, तो वह चाहता है कि वह इस ग्रह पर सबसे कम समय बिताए। एंड्योरेंस मिशन पर 4 एस्ट्रोनॉट्स आए हुए होते हैं। उनमें से 3 जो होते हैं वो ब्लैक होल के नज़दीकी वाले प्लेनेट पर चले जाते हैं और एक वहीं पर रुक जाता है जो ब्लैक होल के बारे में स्टडी करने के लिए रुकता है। अब वो उस प्लेनेट पर जाकर देखते हैं तो उन्हें सिर्फ पूरे प्लेनेट पर पानी ही पानी नजर आता है। उस ग्रह पर पूरे पर कहीं भी जमीन नहीं होती है। वहाँ पर उन्हें पुराने एस्ट्रोनॉट्स के यान का मलबा भी मिलता है, पर उसी समय पानी की बहुत ऊंची लहरें आ रही होती हैं, जिस वजह से उन तीनों में से उनका एक साथी जो है बाहर ही रह जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी चक्कर में वो 1 घंटे की जगह पर उस ग्रह पर 3 घंटे बिता देते हैं। जब वो वापस एंड्योरेंस पर जाते हैं तो वो देखते हैं जो एक अपने साथी को वहाँ पर छोड़ कर गए थे वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका है। वहाँ पर उसे 23 साल हो चुके हैं। वापस आकर वो अपने बच्चों के मैसेजेस देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके बच्चे भी बहुत बड़े हो गए हैं और वो अब दादा बन चुका है। अब यहाँ पर एंड्योरेंस जो होता है वो 23 साल से ईंधन को खर्च कर रहा होता है, तो अब उसके पास कुछ ही लिमिटेड ईंधन बचता है। अब वो उन 2 ग्रहों में से सिर्फ एक ग्रह पर ही जा सकते हैं। बीकन के अब डेटा से पता चलता है कि जिस ग्रह पर एडमैन है उस ग्रह का डेटा रहने लायक सटीक है, पर लेकिन दूसरे प्लेनेट से मैन जो होता है लगातार सिग्नल भेज रहा होता है। तो इसीलिए एंड्योरेंस ग्रुप डिसाइड करता है कि वो मैन वाले प्लेनेट पर जाएंगे। पर पृथ्वी पर कूपर की बेटी होती है वो बहुत ही बड़ी हो गई होती है और वो एक साइंटिस्ट बन चुकी है और वो डॉक्टर ब्रैंड को असिस्ट करती है। और डॉक्टर ब्रैंड अब उसे बताते हैं कि प्लान ए सिर्फ एक दिखावा था। जो ग्रेविटी की इक्वेशन है उसे उन्होंने कई साल पहले सॉल्व कर लिया है, जिससे पृथ्वी के लोगों को नहीं बचाया जा सकता। इसीलिए प्लान बी ही सफल होगा। इसका मतलब है कि जो मर्फ होती है वो अपने पिता से अब कभी नहीं मिल पाएगी। मर्फ जो होती है वो मैसेज के जरिए एंड्योरेंस ग्रुप को प्लान ए के सच के बारे में बताती है और अपने पिता को ब्लेम करती है कि उसे उन्होंने मरने के लिए पृथ्वी पर छोड़ दिया है। हालांकि जो मर्फ होती है वो उन इक्वेशंस पर काम करती रहती है, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा होता है कि वह उन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेगी। पर लेकिन उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए उसे ग्रेविटी के क्वांटम डेटा की ज़रूरत होती है। पर यहीं पर एंड्योरेंस ग्रुप जो होता है वो मैन जिस ग्रह से सिग्नल भेज रहा होता है उस ग्रह पर चले जाते हैं। मैन के पास जाने के बाद वो एस्ट्रोनॉट्स मैन से पूछते हैं कि ये ग्रह कैसा है, तो मैन बताता है कि ये थोड़ा ठंडा है पर रहने लायक ठीक है। कूपर और मैन जो होते हैं वो उस ग्रह का मुआयना करने के लिए उस ग्रह की सतह पर जाते हैं। पर वहीं पर मैन जो होता है वो कूपर को मारने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि उसने इस ग्रह का गलत डेटा भेजा है, क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी बचानी थी। अब यहाँ पर मैन जो होता है वो अकेले ही एक शिप से एंड्योरेंस शिप के पास चला जाता है और उसे अपनी शिप से अटैच करने की कोशिश करता है, जिससे उसे एक दुर्घटना हो जाती है और वो मर जाता है, जिससे एंड्योरेंस शिप को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। पर यहीं दूसरी तरफ जो कूपर होता है वह अपने शिप से पीछे से आ रहा होता है। कूपर जो होता है एक बहुत ही परफेक्ट पायलट होता है,
तो वो एंड्योरेंस को अपने शिप से कनेक्ट कर लेता है और उसे कंट्रोल में ले आता है। पर लेकिन उनके पास इतना फ्यूल नहीं होता है कि वो अब तीसरे ग्रह पर जा सकें, पर उन्हें उस ग्रह पर जाना मजबूरी होती है क्योंकि प्लान ए जो होता है वो पहले से ही फेल हो चुका है। बाकी के एस्ट्रोनॉट्स प्लान करते हैं कि उनके पास बेशक फ्यूल नहीं है जाने के लिए, पर वो स्लिंग शॉट के जरिए उस तीसरे प्लेनेट पर जा सकते हैं। दरअसल स्लिंग शॉट वो प्रोसेस है जिसमें ग्रेविटी की मदद से धीरे धीरे ट्रेवल किया जाता है। यहीं पर कूपर डिसाइड करता है कि वो ब्लैक होल से क्वांटम डेटा लेने की कोशिश करेगा और जो एक एस्ट्रोनॉट है वो तीसरे प्लेनेट पर जाएगा। कूपर सोचता है कि अगर वह क्वांटम डेटा ले लेता है तो प्लान ए पूरा हो जाए। इसके लिए कूपर अपने एक रोबोट को ब्लैक होल में भेजता है, जिसका कनेक्शन ब्लैक होल में जाने के कुछ समय बाद ही कट जाता है। यहीं पर कूपर जो होता है एंड्योरेंस से खुद को अलग कर लेता है, क्योंकि जो एंड्योरेंस होता है वो तीसरे प्लेनेट पर जा रहा होता है प्लान बी को पूरा करने के लिए। जैसे ही कूपर खुद को एंड्योरेंस से अलग करता है तो कूपर को लगता है कि वो अब जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि वो ब्लैक होल की ग्रेविटी में पूरी तरह खिंचता हुआ जा रहा है। पर यहाँ पर कूपर जो होता है एक टेसरेक्ट में चला जाता है और वो टेसरेक्ट कूपर के घर में एक रूम में जाकर खुलता है जिसमें किताबें रखी थीं। पर यहाँ पर अनोखी बात ये होती है कि उस टेसरेक्ट के जरिए जो कूपर होता है वह समय में आगे और पीछे जा सकता है। कूपर टेसरेक्ट को समझने के बाद समय में पीछे आता है और वो इन किताबों को गिराकर अपनी बेटी मर्फ को मैसेज देना चाहता है कि वो उसे उस मिशन पर जाने से रोक ले जिसमें वो गया था। वहीं पर कूपर की बेटी जो होती है उस मैसेज को समझ लेती है। उस मैसेज का मतलब होता है स्टे, और वो उसकी बेटी उसे जाने से रोकती है। इसी बात से वो नाराज होती है, पर लेकिन कूपर उसकी बात नहीं मानता और मिशन पर चला जाता है। उसके बाद जब मर्फ के कमरे में धूल भर जाती है तो कूपर जो होता है बाइनरी कोड के जरिए नासा के सीक्रेट बेस का कोऑर्डिनेट उसे भेजता है। ये वही कोऑर्डिनेट होते हैं जिन्हें कूपर सॉल्व करता है। असलियत में मर्फ जिसे भूत समझ रही थी वो कोई और नहीं, फ्यूचर से आने वाला कूपर ही था। कूपर को वो क्वांटम डेटा मिलता है जिसे लेने के लिए उसने एक रोबोट को ब्लैक होल में भेजा था। वहीं कूपर अब प्रेजेंट में आकर जिस समय उसकी बेटी साइंटिस्ट है उस क्वांटम डेटा को मॉर्स कोड में कन्वर्ट करने के बाद एक घड़ी में डाल देता है। वो वही घड़ी होती है जो कूपर जो उस समय मिशन पर जा रहा होता है जब अपनी बेटी को देकर जाता है। मर्फ जो होती है उस घड़ी को देखती है तो वो समझ जाती है कि ये मॉर्स कोड के जरिए क्वांटम डेटा आ रहा है जो उसके पिता ही भेज रहे हैं, और वो उसे डिकोड कर लेती है और ग्रेविटी की जो प्रॉब्लम थी उसे पूरी तरीके से सॉल्व कर लेती है। उसके बाद प्लान ए को कंप्लीट किया जाता है, जिसमें पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को स्पेस स्टेशन के जरिए स्पेस में शिफ्ट किया जाता है। और उधर जब कूपर क्वांटम डेटा अपनी बेटी को ट्रांसफ़र कर देता है तो वो टेसरेक्ट होता है वो अपने आप गायब हो जाता है। टेसरेक्ट से बाहर निकलने के बाद कूपर के साथी जो होते हैं उसे ढूंढ लेते हैं। उसके बाद मूवी में दिखाया जाता है कि कूपर एक स्पेस स्टेशन में जागता है। उस स्पेस स्टेशन का नाम कूपर स्टेशन होता है, जो कि उसकी बेटी के नाम पर रखा जाता है। और जब वो अपनी बेटी से मिलने के लिए जाता है तो वो पूरी तरीके से बूढ़ी हो चुकी होती है, और वहीं कूपर जो होता है उसकी उम्र अभी उतनी की उतनी ही रहती है। कूपर अपनी बेटी को मरता हुआ देखे ये उसकी बेटी को अच्छा नहीं लगता है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है, क्योंकि उसके पास उसके बच्चे होते हैं। कूपर वहाँ से चला जाता है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको ये मूवी की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। दोस्तों, वीडियोस को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लेना।